वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हो गया, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हो गया। नेक्स्ट चीज जो आ जाएगी दैट विल बी वीआरएस। वीआरएस जो हुई वो अगेंस्ट फैक्ट्री वर्कर्स, जो टर्शरी वर्कर्स होते हैं, जो सर्विस में होते हैं, जो मतलब फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे हैं, जो हाथ से मशीनों पे काम नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए है। इट कुड इवन बी फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स जो भी हैं कंपनी के, वो सब भी जो है वीआरएस के अंदर अंदर आ जाते हैं। वीआरएस में भी यही 5 लाख रुपए ही है कैप। हिमांशी ये भी पढ़ के आया बेटा? यस सर। ये भी बता दो जरा वीआरएस वाला भी। सर बीआरएस में ये है कि वो कंपनी हमको देती है कि मतलब हमको कंडीशन देती है कि हम आपको रिटायर कर दोगे आप तो हम आपको कंपनसेशन देंगे रिटायर के टाइम। मतलब आप अभी रिटायर हो और जाओ, आपकी नॉर्मल रिटायरमेंट एज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो तो 58 या 60 होती है। तो अगर उस टाइम रिटायर हो रहे हो तो आपको जो ये पेंशन कि देनी है आपकी वही retire- देंगे। आपकी अभी हाँ, सर्विस मान लीजिए 10 साल बची हुई है, आप आज ही रिटायर हो जाओ तो हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो वो वाली जो कंपनसेशन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको वीआरएस कहते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में वो पेमेंट जो मिल रही है वो कहते हैं। इस स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन है दैट इज 5 लाख रुपीज। मैक्सिमम 5 लाख रुपए जो है वो आपको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मिल सकते हैं। अमाउंट अगेन फिर वही है। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसकी कंडीशन है कि ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयर को ही मिलेंगी और साथ किस में किसको मिलेगी? दूसरी कंडीशन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर को। सर स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के केस में मिलेगी, हर एक के लिए नहीं मिलेगी। और वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर कौन से हैं? सर जैसे आईआईटी, लोकल अथॉरिटीज। हम्म। तो ऑलमोस्ट सारे ही बेटा स्पेसिफिक एम्प्लॉयर इसमें भी आ ही जाएंगे। मतलब जैसे ये वाली कंडीशन दी हुई है ना, ये सेकंड वाली कंडीशन जो है, इसमें स्पेसिफिक एम्प्लॉयर दिए हुए हैं। तो इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी आ गई। पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन कौन सी होगी? जैसे बीएचईएल होगी, बीईएल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, बाल्को, नाल्को, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। एनी अदर कंपनी मीन्स जो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या और तो और इसमें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ गई, क्योंकि एनी अदर कंपनी इन्होंने कर दिया। तो कोई भी बची हुई कंपनी वो भी जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। फिर एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल एक्ट के अंदर है वो वाली कंपनी वो भी आ गई। मीन्स इसमें एलआईसी, जीआईसी भी आ गई। लोकल अथॉरिटी मीन्स कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है काम कर रहा, मीन्स लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जलंधर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना, वो भी आ गया। फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर, उसमें भी आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होगी? जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कंपनी नहीं है। तो अमूल में कोई काम कर रहा है वो भी आ गया। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जहां पर बिजनेस होते हैं, वो पंजाब में भी हैं, हिमाचल में भी हैं, और जो गुजरात है वो भरा पड़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वर्किंग के साथ। फिर कोई अगर किसी आईआईटी में काम कर रहा है वो भी आ गई, किसी यूनिवर्सिटी में है वो भी आ गई। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी आ गया। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है वो भी आ गया। तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉइज, उसको उन्होंने स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कह दिया है। तो यहाँ पर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। और अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट क्या होगा? दैट फाइव विल लाख मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी ऑफ 5 लाख। अगर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो भी 5 लाख एग्जेम्प्ट है, और अगर आपको मिले ही 2 लाख है तो वो 2 लाख ही एग्जेम्प्ट है, फिर 5 लाख का कोई क्लॉज ही नहीं रह गया। अब ये जो पैसे आपको मिलने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक मुश्त मिले। मीन्स जब आप रिटायर हुए तो हो सकता है आपको 2 लाख तब दिए हो, और कहा हो कि हर साल आने वाले साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो वो जैसे जैसे मिलता जाएगा अप टू लिमिट ऑफ रुपीज 5 लाख वो एग्जेम्प्ट होगा। ये भी अपने आप में एक स्टेल प्रोविजन है। स्टेल प्रोविजन का मतलब हो गया कि बासी प्रोविजन है। आज की डेट में 5 लाख रुपए अगर किसी को जॉब छोड़ने के लिए मिल रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये भी कोई ज्यादा इसलिए मायने नहीं रखता। जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, वैसे ही ये भी एक स्टेल सा प्रोविजन है। पढ़ लिया, हल्का सा कहीं दिमाग में रख लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है जी। यस सर। मीन्स ये वाला पॉइंट ये हो गया कि द एग्जामिशन शैल बी अवेलेबल इवन इफ सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स।
सैलरी का क्या मतलब हुआ? सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस the scheme should be framed in such a manner and should include the criteria of economic viability. रूल 20A, अब इसमें कुछ कंडीशंस और भी दी हुई हैं दैट ये जो है ये किसको मिलेगी? वीआरएस का जो ये 5 लाख का बेनिफिट भी है वो कौन ले सकता है? उसकी कम से कम 10 साल की सर्विस हुई होनी चाहिए। अगर 10 साल उसने जॉब नहीं करी है तो ये वीआरएस के अंदर नहीं आएगा। या फिर 40 साल की उम्र हुई होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 35 साल की उम्र में है और 10 साल की जॉब भी नहीं हुई है तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी। उसकी वो टैक्सेबिलिटी 5 लाख वाली जो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसे फिर पूरा अमाउंट पे टैक्स लगेगा जो भी उसे कंपनसेशन मिली है। यहाँ तो उसकी जॉब जो है वो 10 साल की हुई होनी चाहिए। और जॉब अगर 10 साल की नहीं हुई है, 10 साल की जगह 6 साल या 8 साल की ही सर्विस है, तो उसकी एज फिर भी 40 ईयर्स हुई हो गई होनी चाहिए, नहीं तो ये बेनिफिट नहीं मिलना है। ये जो बेनिफिट है ये जो मिलना है, दिस बेनिफिट इज गोइंग टू बी देयर। द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ वीआरएस और सेपरेशन ऑफ मस्ट नॉट एक्सीड। अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है, द अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ्स। मैक्सिमम जो अमाउंट जो एग्जेम्प्ट मिल सकता है वो 3 मंथ्स सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। जितने भी उसने काम किया है, जितने भी साल, मान लेते हैं कि उसने अगर 10 साल सर्विस करी है और उसकी 10 साल की सर्विस जो है उसमें उसकी मंथली सैलरी जो है वो अगर 1 लाख रुपए थी, तो मंथली सैलरी 1 लाख है तो उसको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस 10 साल की जो कोई दे सकता है दैट इज 1 लाख इंटू 3 इंटू 10। दैट टर्न्स आउट टू बी बिग अमाउंट, मीन्स 3 इंटू 10, 30। तो 30 लाख रुपए, एक तरफ 30 लाख है और दूसरी तरफ जो है वो 5 लाख ही मैक्सिमम जो दे सकता है। तो इसी से पता चलता है ये एक स्टेल प्रोविजन है। मीन्स 1999 में कहीं आया था ये एक्ट में, 1998 में पहली बार वीआरएस के कंसेप्ट इंडिया में शुरू हुए थे कि यार तुम अब पुराने हो चुके हो, तुम्हारी एज ज्यादा हो चुकी है, तुमसे सस्ते बंदे हमको मिल जाते हैं मार्केट में, तो उनको निकाल दिया गया था। इट वाज बेसिकली टू कवर दैट। अब 1 लाख रुपए तो आजकल जो है वो एक मैनेजमेंट कैडर में बंदा होगा, ऑफिसर कैडर में बंदा होगा तो उसकी मिनिमम सी सैलरी है एक महीने की 1 लाख। तो इस वजह से मीन्स दिस इज लाइक कि बस पढ़ो और आगे बढ़ो। इसमें और कोई पॉइंट? इसमें एक पॉइंट जो है जिस पे मैं आपकी तवज्जो देना चाहूंगा, दैट इज वेयर एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हैज बीन अलाउड। तो ये जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है बेटा, ये हम जो है एक बार थॉरो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट लाइकली मैं सैलरी आपकी कंप्लीट करा रहा हूँ सैटरडे को। अगर ये 89 को मैं ना पढ़ाऊं तो आपने मुझे याद दिला देना, मैं इस 89 सेक्शन को आपको एक बार अच्छे से साथ ही करा के फिर क्लास खत्म करूंगा सैलरी से रिलेटेड। बट दिस विल हैपन इन नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है? ये आपने एक मेरे लिए यस, रिमाइंडर टीजर रखना है। ठीक है सर। ये मोस्ट लाइकली मेरी प्रेजेंटेशन में है नहीं है 89 वाला। मेरे को याद रहा तो मैं इसको उसमें डाल भी लूंगा। अब हम आ जाते हैं परक्विजिट्स पर। परक्विजिट्स जो होते हैं, दीज आर दी बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स हैं जो कंपनी आपको दे रही है, आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। एक तरफ तो आपको कैश मिलता है सैलरी के फॉर्म में कि ये जो ले लो, जो पैसे लो, ये आपकी सैलरी, आप जहां मर्जी खर्चो। जैसे हमें कैश मिला था बेसिक सैलरी के साथ साथ, हमको एचआरए मिला था कि ये एचआरए है, आपका अपना घर है तो ये कैश आपका है, जहां मर्जी इस्तेमाल करो। आपका अपना घर अगर नहीं है, आपने घर अपना अभी तक खरीदा नहीं हुआ है, तो आप जो है किराए पे रह लो, हमने आपको किराए के लिए सफिशिएंट पैसे दे दिए हैं। अगर आप किराए पे रह रहे हो और आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को ही फॉलो कर रहे हो तो उस एचआरए में बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो आप टैक्स एग्जेम्प्ट भी जो है वो ले सकते हो। आपकी सैलरी उतनी रिड्यूस हो जाएगी, आपका इनकम टैक्स उतना कम हो जाएगा। इसके इस पैसे को देने की जगह अगर एम्प्लॉयर आए आपको कि मैं, तेरी जॉब बॉम्बे में लग रही है तो बॉम्बे में तेरे को मैं किराए के पैसे दूं वो कम होंगे, कितने भी पैसे दे दूं वो कम होंगे। तो बॉम्बे में जब आएगा सर्विस करने के लिए तो मेरा वहां पे फ्लैट है तो उसी फ्लैट में रह ली। यू स्टे इन द फ्लैट दैट इज ओन्ड बाय द कंपनी, कंपनी उस फ्लैट को खरीद के रखे हुए है और आप उसी में रह लेना। मीन्स आप आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको 2 बेडरूम का फ्लैट जो है वो बॉम्बे में
कंपनी दे रही है, तो वो जो फ्लैट है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स, वो पर्क हो जाएंगे, वो बेनिफिट हो जाएगा। मीन्स आप डेफिनेटली, एक बंदा आपको जो है वो कह रहा है कि मैं कैश दूंगा, दूसरा आपको कह रहा है कि मैं घर ही दे दूंगा, तो आपके लिए वो पोजीशन शायद एक इंडिफरेंस की पोजीशन है। मीन्स आपको कोई बड़ा मुश्किल होगा ये बता पाना कि किस में कहाँ जाना चाहिए। एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि आपको सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपए इंक्लूडिंग एचआरए, एचआरए मिला के मैं आपको 1,20,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। दूसरी तरफ एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको 1,00,000 रुपए की सैलरी दूंगा, साथ में रहने को घर दूंगा। तो नाउ इट इज अप टू यू टू चूज कि आप 1,00,000 रुपए की सैलरी में जाओगे या 1,20,000 रुपए वाली सैलरी में जाओगे, क्योंकि घर जो है उसकी भी तो एक वैल्यू होगी ना। वो वाला जो घर है वो परक्विजिट कहलाता है, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको कैश नहीं मिल रहा है उसके लिए। बात क्लियर है? अब परक्विजिट्स जो आपको मिल रहे हैं, मतलब परक्विजिट्स आर समथिंग लाइक कि आपको इन काइंड जो है किसी ने कुछ दे दिया है, कि मतलब कैश नहीं दिया, बट इनकम तो फिर भी दी है। तो क्योंकि वो एक तरह की इनकम ही है जो परक्विजिट है, तो इट इज टैक्सेबल। इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, मींस कुछ परक्विजिट्स जो है दे आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कुछ परक्विजिट्स जो है दे आर टैक्स फ्री इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, किसी को भी, किसी भी एम्प्लॉय को वो मिले तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जैसे अगर कंपनी आपको फोन देती है, टेलीफोन आपके घर पे लगा देती है, उसका बिल पे करती है, या कंपनी आपको मोबाइल फोन का यूजेज देती है, मोबाइल फोन खरीद के दे देती है और मोबाइल फोन का बिल भी आपका पे कर रही है, तो ये हर एम्प्लॉय के केस में टैक्स फ्री परक्विजिट है, वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो रहा है। कुछ परक्विजिट्स ऐसे हैं विच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। कुछ एम्प्लॉइज, जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे ना, कि कुछ एक स्पेसिफिड कंपनीज ही हैं जो आपकी, जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉइज को ही वीआरएस का बेनिफिट मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की जो एग्जेम्पशन है वो उन्हीं को मिलती है। वैसे ही ये यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज डिफाइन किए हुए हैं, जिनको आप जब परक्विजिट्स दोगे तो उनके ही केस में वो टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इस परक्विजिट में एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो आता है वो आता है कार का। अगर एम्प्लॉई जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, तो उसको जो कार मिलेगी उस कार का जो है वो टैक्सेबल होगी। मींस कार का जो बेनिफिट मिल रहा है दैट कार विल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड्स। बट अगर एक एम्प्लॉई जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है, तो कार किसी को मिल गई, वो फिर भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ही होगी। वो बात दूसरी है कि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी हुई है एज पर इनकम टैक्स, वो एक ऐसी है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। मीन्स आप सोच ही नहीं सकते कोई ऐसा एम्प्लॉय जो अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो आज की डेट में। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो ऐसी है, क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन है कि उसकी साल की सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। अब कौन सा एम्प्लॉय आज की ढूंढ डेट में मैं ढूंढ के लाऊं जिसकी सैलरी 50,000 से नीचे हो? 50,000 से नीचे सैलरी का मतलब हो गया 4,000 रुपए महीने की सैलरी होगी, तो वो अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं। ये डेफिनेशन शायद जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की है 1961 में जब एक्ट बनाया था तब की बना के बैठे हुए हैं, इसको चेंज ही नहीं करा था। सो perquisites कैन बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इट कैन बी टैक्स फ्री इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, या perquisites जो हैं वो टैक्सेबल होंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ये सारे पर्क्स जो हैं हम धीरे धीरे करके आज कोशिश करते हैं कि इसे खत्म कर दें। एक आधा मेजर पर्क होगा जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके जाना चाहूंगा, जिसमें मैं पूरी नेक्स्ट क्लास जो है स्पेंड करके वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहला पर्क जो आपका हो गया डिस्कशन के लिए, दैट इज योर रेंट फ्री एकोमोडेशन, या फिर इसको हम जो है वो कह सकते हैं आपकी कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। दैट एकोमोडेशन, वो वाली एकोमोडेशन जो आपको अनफर्निश्ड घर दे रही है, या वो एकोमोडेशन जो आपको फर्निश्ड घर दे रही है, कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉयर आपको कितने तरह से घर दे सकता है? पहला तो वो कहता है कि मैं आपको जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन देता हूं।
दूसरा वो आपको कहता है कि मैं आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको कंसेशनल रेट पे जो है अकोमोडेशन देता हूँ। जैसे अगर हम बॉम्बे में रहने लगें कि रहने की सोचें, तो बॉम्बे में जो घर का किराया है 2 बीएचके 2 बेडरूम हॉल किचन का जो किराया है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ या इससे भी ज़्यादा। कहाँ रह रहे हो बॉम्बे में उस पे पता होता है, डिपेंड करता है। मगर अगर आप बॉम्बे में जो है वो किसी भी सबअर्ब्स में रहते हो 50,000 रुपए महीने का किराया लग ही जाता है। अब आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि मैं आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा हूँ, तो यानी कि 50,000 रुपए का पर्क जो है वो ऑलमोस्ट आपको दे दिया। वो पर्क की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो हम देखते हैं, बट वो आपको एक 50,000 रुपए का बेनिफिट ज़रूर पहुँचा रहा है। दूसरी तरफ वो कहता है कि ये जो घर 50,000 रुपए का है, मैं आपसे इसके खाली 5,000 रुपए ही लूँगा महीने के किराए के। मीन्स आप कंसेशनल रेट पे रहेंगे, आपको सस्ते में घर दूँगा, सब्सिडी दूँगा आपको घर की। तो इस केस में जो आपका जो पर्क वैल्यू हो गई, मीन्स अगर वो घर की वैल्यू 50,000 रुपए बनती है और आपको किसी ने 5,000 रुपए में रहने में दे दिया, तो आपके लिए जो पर्क की वैल्यू हो गई, वो कितनी होगी बेटा? अगर घर का जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए होना चाहिए और आपको वो घर 5,000 रुपए में रहने में दे दिया जाता है, तो आपको बेनिफिट कितने का पहुंचा? 45,000। तो 45,000 जो है, 45,000 जो है ये आपकी परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी इसमें सीधी सीधी। तीसरा जो है वो आपको ये जो दो घर हम नंबर एक और नंबर दो के घर की बात कर रहे थे, ये आपको कह रहा था कि आपको घर किराए पे देना है। घर का मतलब दीवारें, छत, फर्श वगैरह ये सब आना है और उसके अलावा छोटी-मोटी फर्निशिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। मीन्स लाइटें-वाइटें लगी हो सकती हैं, ना भी लगी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आपको कहता है कि मैं आपको फर्निश्ड घर दूँगा। फर्निश्ड घर का क्या मतलब होगा कि उसमें टीवी भी लगा होगा, उसमें रेफ्रिजरेटर भी दूँगा साथ में एसी भी लगा के दे दूँगा, सब कुछ लगा के दे दूँगा। तो अगर फिर मीन्स अगर ये फर्निशिंग करके दे रहा है, तो जो फर्निशिंग का खर्चा है वो भी आपकी पर्क वैल्यू है, उतना आपका वो भी ऐड हो जाएगा। तो अगर ये घर फर्निश्ड होगा, तो फर्निशिंग 2 तरह से हो सकती है कि ये जो फर्नीचर है, इसने रेंट पे लिया हुआ है और आपको दे रहा है, या इसने फर्नीचर परचेज़ ही कर लिया हुआ है, ओन करा हुआ है, तो आपको दिया हुआ है। तो अगर ये फर्नीचर आपका एम्प्लॉयर किराए पे लेकर आपको दे रहा है, तो जितना किराया वो दे रहा है, वो आपकी परक्विजिट वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जितना किराया आपका एम्प्लॉयर आपके फर्नीचर को यूज़ करने के लिए आप दे रहा है, वो सारा का सारा जो है दैट विल बी योर सैलरी, मीन्स वो पर्क वैल्यू हो जाएगी। और अगर उसने परचेज करा हुआ है, तो जितनी भी उसकी परचेज कॉस्ट है, मान लीजिए इस सारे सामान को परचेज करने की कॉस्ट उसकी जो है वो 12 लाख रुपए की थी, उसने 12 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और आपको दे दिया। तो 12 लाख रुपए के फर्नीचर की जो आपकी पर्क वैल्यू बनेगी साल की, वो बनेगी इस 12 लाख को डिवाइड बाई 10 करके। डिवाइड बाई 10 करके ये वैल्यू कितनी बन गई? 1,20,000 रुपए बन गई। यानी कि महीने की जो है वो 10,000 रुपीज पर मंथ बन गई। तो ये 10,000 रुपए आपकी पर्क वैल्यू ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ फर्निशिंग। जो घर फर्निश करके दिया है, उस फर्निशिंग की कॉस्ट 10,000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, वो आपकी टैक्सेबिलिटी में ऐड हो जाएगी। तो ये फर्निशिंग वाला क्लॉज समझ में आ गया? यस सर। इसके साथ कंसेशनल रेंट वाला क्लॉज भी समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद ये फर्निशिंग में भी कंसेशन दे सकता है आपको, ये कह सकता है कि मैं फर्नीचर तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा। फर्नीचर मैंने खरीदा हुआ है बट मैं तुमको फर्नीचर के 3,000 रुपए महीने के तुमसे किराया लिया करूंगा। इनकम टैक्स वाले जो हैं फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे कि फर्नीचर आपके एम्प्लॉयर ने आपको किराए पे लिया हुआ है, देता वो आपसे 3,000 रुपए है, मगर वो आपको कंसेशन दे रहा है 7,000 रुपए की। 10,000 रुपए वाली चीज का 3,000 रुपए आपसे ले रहा है, तो 7,000 रुपए जो है इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि आपका टैक्सेबल है अभी अमाउंट। वो आपका फर्नीचर जो है वो अब 10,000 रुपए टैक्सेबल ना होके 7,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 7,000 रुपए टैक्स फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फर्निशिंग है दैट कैन बी बेसिकली कि रेंट फ्री है, और रेंट फ्री ना होके ये जो फर्निशिंग है दूसरी कंसेशनल भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे, फर्निशिंग वाले, नॉन फर्निशिंग वाले, कंसेशन वाले। कंसेशन फर्नीचर पे भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो यहां तक हमारा जो है अब कोई डाउट नहीं रहा। यहां से अब हम आगे एक बार बढ़ते हैं।
हम्म, अब कैलकुलेट जो हमने करना है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। सो रेंट फ्री एकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय, इट कैन बी, मीन्स आपका जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो पर्क वैल्यू है वो हर घर जो आप अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए लेते हैं, आपको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी एक लाइसेंस फीस होती है। गवर्नमेंट पहले ही स्पेसिफाई करती है, जो भी लाइसेंस फीस होएगी वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। मीन्स घर जैसे आपको कहीं पे रह रहे हैं तो आपको मिलता है, मीन्स आप अगर मान लीजिए बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे में आपको घर जो है वो किराए पे देते हैं, तो बता देंगे कि आप जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर हैं। अकाउंट्स ऑफिसर की सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। एचआरए बॉम्बे में जो है वो 50% ऑफ सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी का 25,000 रुपए जो है वो एचआरए मिलता है। अगर एचआरए नहीं लेता है एम्प्लॉय और उसको घर अलॉट हो जाता है तो उसको घर मिलेगा जिसकी लाइसेंस्ड वैल्यू, जिसकी लाइसेंस फीस जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ होएगी। तो इस केस में उसको 50,000 रुपए की तो सैलरी मिलेगी, और जो घर है वो 10,000 रुपए वाला घर मिलेगा, तो उसकी जो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी वो 50,000 प्लस 10,000, 60,000 हो जाएगी। मीन्स ये 25,000 का एचआरए तो उसे मिलेगा नहीं। एचआरए 25,000 का उसे कब मिलता, जब वो घर नहीं लेता। अगर वो घर ले रहा है तो उसकी अब टैक्सेबल सैलरी जो है वो 50,000 प्लस 10,000, 60,000 हो जाएगी। ये 10,000 क्या है, दिस इज लाइसेंस फी। ये लाइसेंस फीस है कि ये लाइसेंस जो है घर की, घर का जो फीस है उसमें रहने का 10,000 रुपए है। ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों ही केसेस में बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे कि ये घर जो है इस लाइसेंस फीस के साथ आता है। तो यहाँ पर हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब्स की जो घर, सिंपल घर है, उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब गवर्नमेंट जॉब्स के बाद जो है दूसरा एम्प्लॉयर, मीन्स आप एक प्राइवेट सर्विस में हैं, प्राइवेट सर्विस में आपको जो है वो घर मिल रहा है। घर दो तरह से हो सकता है, मीन्स वो घर जो है दैट कैन बी अंडर द ओनरशिप ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है वो उस घर का ओनर है, उसने वो घर खरीदा हुआ है। और दूसरे केस में क्या है कि एकोमोडेशन जो है, घर जो है एम्प्लॉयर ने भी किराए पे लिया हुआ है, और उसने किराए पे लेने के बाद आगे आपको दे दिया हुआ है। वो एम्प्लॉयर खुद नहीं रह रहा है। एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर नाम का कोई इंसान नहीं होता है। जब कंपनी आपकी एम्प्लॉयमेंट कर रही हो तो कंपनी को तो रहने के लिए घर नहीं चाहिए, तो वो अपने किसी ऑफिसर को, किसी मैनेजर को, किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो घर देगी। तो घर दो तरह से हो सकता है, एक तो कंपनी का ओनर वाला, एक कंपनी ओन कर रही है, और दूसरा कंपनी ने घर किराए पे लिया हुआ है। अगर कंपनी ओन कर रही है तो आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकलनी है, वो टैक्सेबिलिटी जो आपकी है वो निकलेगी, डिपेंड करता है कि जो टाउन या सिटी जिसमें आपको घर मिला हुआ है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। उसकी पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है, मींस आप किसी ऐसे शहर में घर ले, में आपको कंपनी दे रही है जहां पर 40 लाख रुपए से ज्यादा की पॉपुलेशन रहती है, तो 10% ऑफ योर सैलरी, 10% ऑफ योर सैलरी, दैट बिकम्स योर परक्विजिट वैल्यू। जो घर है उसकी 10% ऑफ सैलरी की वैल्यू लग जाएगी। मीन्स अगर आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो आपका घर की वैल्यू 10,000 रुपए सीधी सीधी जुड़ जाएगी। आपकी सैलरी 2 लाख है तो घर की वैल्यू 20,000 रुपए हो जाएगी। आपकी सैलरी अगर 2.5 लाख है तो 25,000 हो जाएगी। इतना सिंपल ही काम है। अगर जो घर है वो किसी ऐसे शहर में है जहां पे पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है मगर 40 लाख से कम है, तो ये 10% ऑफ सैलरी ना होके 7.5% ऑफ सैलरी होगा। और अगर पॉपुलेशन जो है वो शहर की जिसमें आपको घर मिला हुआ है वो 15 लाख से भी कम है,
तो 5% ऑफ सैलरी होगी। बस इतना ही याद रखना है आपको। इट इज रिलेटिवली मच सिंपल। और अगर घर किराए पे लेके दिया है एम्प्लॉयर ने आपको, उस केस में जो है वो हमेशा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड, जो भी लीज रेंट, जो भी किराया दे रहा है एम्प्लॉयर वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी, मगर विच एवर इज लोअर, बेनिफिट एम्प्लॉय को पहुंचाया जा रहा है कि बॉम्बे में आपने घर लेके दिया, बॉम्बे में घर का किराया है वो 1 लाख रुपए था, या तो 1 लाख रुपए जो है वो आपकी परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी, मगर आपकी जो सैलरी है वो ही 2 लाख रुपए है, और घर आपने 1 लाख रुपए का किराए पे लेके दे दिया है अपने एम्प्लॉय को। एक सिंपल सा केस बना कि आप बॉम्बे में रहते हैं और आपकी सैलरी जो है, सैलरी जो इस चीज के लिए करनी होती है कैलकुलेट, वो सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए है, और आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है आपके एम्प्लॉयर ने लेके दी है कि ये घर ले लो किराए पे रहने के लिए। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है वो आपको बॉम्बे में आपके एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया, जिसका किराया एम्प्लॉयर जो है वो 1 लाख रुपए देता है। आपके लिए जो पर्क वैल्यू बनेगी, जिसके जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी, वो कितनी बनेगी बच्चे इस केस में? इट इज सर गोइंग एक टू लाख बी लोअर ऑफ द टू। लोअर ऑफ द टू क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी क्या हुआ? 20,000 सर। 20,000। तो या तो 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर बिकम्स योर टैक्सेबल पर्क। 20,000। तो डेफिनेटली 20,000 ही आपका टैक्सेबल पर्क आ गया। तो जब भी आप कहीं बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट होंगे अपना नेटिव प्लेस छोड़ के, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर लें कि यार मुझे एचआरए छोड़, मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे, क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन लेते ही आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर्क जो है वो आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, बट टैक्सेबिलिटी के लिए वो पर्क खाली 20,000 रुपए ही आपको जो है टैक्स जो है आपको आप पर छोड़ के जा रहा है। 20,000 से ज्यादा आप पे टैक्स नहीं लगा के जा रहा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अब इस केस में फर्निश्ड वाला हमने पढ़ लिया। अब इसमें अगर जो है ये यही घर जो बॉम्बे में आपको दिया हुआ है, इसका भी एम्प्लॉयर आपको कह देता है कि मैं जी आपको एक घर तो दिया है, 1 लाख रुपए किराए पे मैं लेके तुम्हें आगे घर दे दिया है, इसकी टैक्सेबिलिटी जो बनी थी आपकी वो खाली 20,000 रुपए ही बनी थी। बट एम्प्लॉयर आपको जो है वो कह रहा है मैं ये रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं दूंगा आपको, मैं इसका किराया लूंगा आपसे। और वो कहता है कि मैं किराया कितना लूंगा? मैं आपसे 5,000 रुपए महीने का किराया चार्ज करूंगा इस घर का। तो अब वो 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी बनाई हुई है आपने? 20,000 बनाई हुई है। अगर 20,000 में से 5,000 आप पे कर देते हो अपने एम्प्लॉयर को, तो अब टैक्सेबल पर्क जो आपके हाथ में आ गया वो खाली 15,000 रुपए रहे। जो कंसेशन आपको मिली है वो 15,000 की है, मींस आपकी टैक्सेबिलिटी 20,000 में बनती थी, 5,000 रुपए आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो रिकवर कर लिया आपसे, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 15,000 रुपए आ गया। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता कि मैं तो पूरा 20,000 ही तुमसे ले लेता हूं, तो आपके हाथ में टैक्स फ्री पर्क जीरो हो गया, फिर वो कंसेशनल रहा ही नहीं, फिर वो जीरो हो गया। हालांकि आप घर जो जिसमें रह रहे हो उसका किराया 1 लाख है, बट आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, उस 80,000 रुपए तो वैसे ही टैक्स नहीं देना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट भी समझ में आ गया कंसेशन वाला? यस। अब यस जो सर। है वो इस सैलरी की डेफिनेशन क्या है, जो ये सैलरी की हम बात कर रहे थे कि 10% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी या 7.5% ऑफ सैलरी, तो इस सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने जो सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी है ज्यादातर वो पढ़ी है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस जो तीसरी चीज हम इसमें जोड़ते होते थे दैट वाज कमीशन। अगर वो टर्नओवर के बेसिस पे है, इफ इट इज ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो वो एक कमीशन होती होती थी, इसके अलावा हम कोई चीज नहीं जोड़ते होते थे। बट अब यहां पर जो डेफिनेशन है सैलरी की वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। वो क्या है? सैलरी इंक्लूड्स पे अलाउंसेस। यहाँ पर जितने भी तरह के अलाउंस है वो सारे आ जाएंगे, इसमें बोनस भी आ जाएगा। मीन्स पहले कहीं बोनस नहीं था, कोई अलाउंसेस नहीं थे। कमीशन पहले भी था, अभी भी है, मीन्स कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज और एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब यहाँ कमीशन भी थोड़ी सी वाइड हो गई।
वहां पे कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर थी, यहाँ पे मंथली कमीशन कोई मिल रही है वो भी है। मींस अगर वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के टर्म्स में ना हो कि कमीशन लिखा हुआ है, तो वो भी सैलरी ही कहलाएगी। मीन्स इट इज एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जब तक वो इन फॉर्म ऑफ कैश मिल रहा है वो सैलरी है। आपको अगर एम्प्लॉयर ने कार दी हुई है यूज करने के लिए तो वो सैलरी नहीं है इस पर्पस में। मीन्स कोई और परक्विजिट मिल रहा है, कोई और बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सैलरी नहीं है। अगर एम्प्लॉयर आपको किसी भी फॉर्म में कैश दे रहा है, आपकी तनख्वाह में वो पैसों के रूप में आ रहा है, तो वो सैलरी है एज पर दी वाइडर डेफिनेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है। इट डज नॉट इंक्लूड, अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, डीए, अनलेस इट इज यूज टू कंप्यूट रिटायरल बेनिफिट्स। तो डीए जो है वो अगर रिटायरल बेनिफिट्स के लिए कंसिडर हो रहा है तभी है। अगर डीए के बेसिस पे आपकी पेंशन कैलकुलेट नहीं करनी है, तो वो वाला डीए जो है वो आपकी सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में भी पैसे कंट्रीब्यूट करता है ना, वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको कुछ ऐसे अलाउंस दिए आपके एम्प्लॉयर ने जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वो किस टाइप्स के अलाउंस होते हैं, एक दो छोटे छोटे अलाउंसेस हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है एक, मींस चिल्ड्रन, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी जो है वो कई बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे देती है। तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना होता है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, वो 100 रुपए पर मंथ का जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। एक बच्चा है तो 100 रुपए, दो बच्चे हैं तो 200 रुपए, तीसरा बच्चा है तो कुछ एग्जेम्पशन नहीं होती, वो तीसरा बच्चा जो है वो फुली टैक्सेबल पैदा हुआ है आपका। तो पहले दो बच्चों के ऊपर जो है आपको 100 रुपीज पर चाइल्ड एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स वो आपकी सैलरी में कैलकुलेट 100 रुपए नहीं होंगे। आपको अगर 500 रुपए पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो 400 रुपए ऐड होंगे, 100 रुपए पर चाइल्ड के नहीं होंगे। वैसे ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अलावा हॉस्टल अलाउंस मिलता है, ये बच्चे को हॉस्टल में रखना है आपने, उसके लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, वो 150 रुपए पर चाइल्ड जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। वो भी दो बच्चों के लिए ही एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपको 500 रुपए पर चाइल्ड हॉस्टल के लिए एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो 350 रुपए सैलरी में ऐड होंगे, 150 रुपए ऐड नहीं होंगे। जो अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स वो इसमें नहीं जुड़ेंगे। कोई भी पर की वैल्यू स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 है तो वो आ जाएगी। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ही हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी और पर्क होंगे उसकी वैल्यू जो टैक्सेबल पर्क्स है वो आ जाएगी। any payment or expenses excluded any payment or expense excluded under section 17 मीन्स ये जो कंसेशन है, मीन जो आपको एग्जेम्पशन मिली है वो नहीं आएगी। लमसम पेड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सुपरएजुकेशन टर्मिनेशन ये सब नहीं आएंगे। ये जो परक्विजिट्स है, ये परक्विजिट्स कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रेचुटी है, कम्यूटेड पेंशन है, ये सारा कुछ भी पैसा जो है आपकी सैलरी में नहीं आएगा। तो सैलरी में आपने याद क्या रखना है, जो है बेसिक सैलरी, डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, मीन्स आपकी रिटायरल बेनिफिट्स के लिए हो रहा है। नंबर 3 जो है वो कमीशन, किसी भी तरह की कमीशन। नंबर 4 जो है वो बोनस। ये चार चीजें आपने मोटी मोटी याद कर ली, या कोई भी टैक्सेबल अलाउंस, ये 5 चीजें आपने याद रखनी है। ये सैलरी का हिस्सा है, अदरवाइज कुछ भी सैलरी का हिस्सा नहीं। तो दिस इज क्लियर। यहाँ पर ये पॉइंट जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी कैसे निकलनी है, ये समझ में आ गई है। यस सर। सर। ये वाला जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मिड सितंबर में चेंज हुआ है, सितंबर 23 से चेंज हुआ है। मीन्स ये जो नए क्लॉजेस आए हैं ना इसमें, ये वाले, ये 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी और 5% ऑफ सैलरी, पहले ये 15, 10 और 7.5 करके होते होते थे। क्योंकि इसमें चेंज आया है, इसलिए ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीजें आपने एग्जाम से पहले वाली रात पढ़ के जानी है उनमें से ये एक जरूर होगी। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस को। अदर टैक्सेबल